वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमने देखा था कि लेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन्स का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो बनाया था वो हमने बनाया था कि उसका फेजर डायग्राम कैसे होता है और उनके आपका जो एंगल होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है सोर्स एंड पे और लोड एंड पे, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह का क्या होता है, फिनोमिना होता है। ओके, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो टॉपिक होता है, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन आपका आने वाला है, ये वोल्टेज रेगुलेशन आपके मशीन में भी इंक्लूड होता है। जब आप ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में बात करोगे तो वहां भी आपको ये फॉर्मूला मिलेगा और इस फॉर्मूले के ऊपर आपके एग्जाम में आपसे एग्जामिनर एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे डेफिनेटली पूछ ही लेता है, चाहे आपका एग्जाम कोई सा भी हो, किसी भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो या आपके सेमेस्टर वाला एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से आपका डेफिनेटली आपका फॉर्म होता ही होता है। ओके, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। तो सबके पहले तो आज हमारा टॉपिक चलने वाला है एंड दैट इज योर वोल्टेज रेगुलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर ये वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये एक्चुअल में है क्या, ये वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल में दिखाता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और क्यों पढ़ते हैं हम वोल्टेज रेगुलेशन, क्या हमारा रीजन है इसे पढ़ने का। ओके, तो देखो बेटा, जैसा हम लोगों ने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर कुछ ऐसा था। क्या कुछ ऐसा ही था क्या? देखो कि यहां पे एक मेरा सोर्स वोल्टेज था, बिल्कुल सही बात है, वो मेरे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्टेड था और शॉर्ट में हमने किस किस को इंक्लूड किया था? अरे भाई, एक तो हमने रेजिस्टेंस को इंक्लूड किया था और एक किसको इंक्लूड किया था, इंडक्टेंस को इंक्लूड किया था। क्लियर है नहीं है? ओके, और यहां पे क्या लगा हुआ है, एक लोड लगा हुआ है। मान लो ये आपका यहां पे क्या लगा हुआ है, ये मेरा एक लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। देखो प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी वो कंडीशंस आपके माइंड में हमेशा फिट रहनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन बताई थी कि सर मान लो ये इसका रेजिस्टेंस है R, ये इसका इंडक्टेंस है, तो ये हो गया JXL, और यहां से मान लो रिसीविंग एंड की करंट है I ऑफ R, तो ये मेरा वोल्टेज हो गया रिसीविंग एंड का, दैट्स माई V ऑफ R। तो ये मेरा एक डायग्राम था किसका, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। जब हम लोगों ने कल पढ़ा था तो उसके रिजल्ट्स हमें क्या क्या मिले थे सर, इसको देख के मुझे क्या पता लगता है कि पहली बात तो यह है कि अगर मैं इसमें KVL लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा सर। पहले तो यह है कि अगर मैंने इसमें लगाया तो ये मुझे मिलेगा VS माइनस दैट्स माई I ऑफ S। इधर चलोगे क्या मिल रहा है, ये R मिल गया, ये J ऑफ XL मिल गया, और ये मेरा किसके बराबर हो गया, V ऑफ R के बराबर हो गया। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या कंडीशन है कि सर ये जो V ऑफ R है ना और ये V ऑफ S है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके देखूं तो V ऑफ S में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके बाद में मुझे रिसीविंग एंड का वोल्टेज मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली तरीके से एक कहानी ये होने वाली है कि मेरा V ऑफ S हमेशा बड़ा होगा किससे, V ऑफ R से। किसके केस में? एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में। अब आप ये बोलोगे सर सोर्स से अगर लोड के पास करंट जाएगी तो सोर्स का वोल्टेज तो हमेशा बड़ा ही होने वाला है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। जब आप मीडियम में पढ़ोगे, जब आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ोगे तो वहां हम तीन केस लेंगे। वहां ऐसा भी हो सकता है कि आपका सोर्स एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड से ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज्यादा मिल जाए आपको किससे, सोर्स एंड के वोल्टेज से। पर वो केस आपको मीडियम में मिलेंगे, वो केस आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मिलेंगे। शॉर्ट के लिए हमेशा क्या होगा कि आपका सेंडिंग एंड का वोल्टेज जो होगा वो मेरे रिसीविंग एंड के वोल्टेज से हमेशा ज्यादा होगा ही होगा, और इसके लिए और कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। हमेशा सोर्स एंड का वोल्टेज ज्यादा होने वाला है। कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और मुझे कहां मिलेगा, रिसीविंग एंड पे मिलेगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। और मेरी कंडीशन क्या थी सर? और कंडीशन ये है कि जितनी करंट यहां से जा रही है, ये सोर्स करंट उतनी है, उतनी की उतनी करंट ही, देखो एक ही लाइन है तो दोनों की वैल्यू कितनी है, बराबर है। मतलब अगर मैं करंट्स की बात करूं तो मेरा I ऑफ S डायरेक्टली बराबर होता है सर किसके, I ऑफ R के। ये दोनों चीजें
क्लियर है। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर जब हमने डायग्राम बनाया था, किसका डायग्राम बनाया था, अरे जब हम लोगों ने फेजर डायग्राम बनाया था ना एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो क्या रिजल्ट मिला था, जो मेरा थीटा ऑफ एस था वो मुझे ज्यादा मिला था किससे, थीटा ऑफ आर से। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल मिला था सोर्स एंड पे वो ज्यादा था, कौन से वाले से, रिसीविंग एंड वाले से। मतलब और क्या कंडीशन थी कि अगर मैं बात करूं किसकी, cos ऑफ थीटा एस की, तो वो कम हो जाएगा किससे, cos ऑफ थीटा आर से। तो दैट्स माय मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि पावर फैक्टर कौन से एंड का, सोर्स एंड का कैसा हो जाता है, कम हो जाता है किससे, पावर फैक्टर कौन से वाले से, रिसीविंग एंड वाले से। मतलब क्या हो रहा था सर, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लोड होते हैं लैगिंग, ये लोड मेरा लैगिंग था, ये लैगिंग लोड था, तो इस लैगिंग लोड से मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कर रखी है, और ट्रांसमिशन लाइन में है मेरा रेजिस्टेंस और मेरा क्या है, इंडक्टेंस, जिसका खुद का बिहेवियर भी कैसा है, एक लैगिंग की तरह है। तो लैगिंग प्लस लैगिंग और ज्यादा लैगिंग, मतलब जब मैं सोर्स के पास बैठ के देखा ना तो मुझे लोड भी लैगिंग दिखा, ये ट्रांसमिशन लाइन भी लैगिंग दिखी, मतलब सोर्स को लोड को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा और ट्रांसमिशन लाइन को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, सही बात है नहीं है। तो इस इंडक्टेंस को जो रिएक्टिव पावर चाहिएगी वो भी सोर्स भेजेगा, इस लोड को जो चाहिए होगी वो भी सोर्स भेजेगा, सही बात है नहीं है। तो सोर्स को ज्यादा रिएक्टिव पावर भेजनी पड़ जाती है, तो उस वजह से सोर्स का जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, किससे, रिसीविंग एंड के पावर फैक्टर से। इसी वजह से हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, पावर के ट्रांसमिशन के लिए कभी भी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को यूज में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके सोर्स एंड का पावर फैक्टर कम होता है किससे, रिसीविंग एंड से। माइंड में क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को हम पावर ट्रांसमिट के लिए क्यों नहीं यूज में लेते हैं, क्योंकि इसका ये जो पावर फैक्टर होता है उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है। क्लियर है नहीं है। और इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, या तो आप सीरीज में कैपेसिटर लगाओ, या जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसी के पैरेलल में आप एक और ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। क्लियर है। तो ये तो हो गई हमारी कल की कहानी। अब आज हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज माय वोल्टेज रेगुलेशन। क्या है वोल्टेज रेगुलेशन, ध्यान से सुनना। देखो सपोज दैट ये आपका कुछ इस तरह का फिनोमिना है कि यहां से आपने ये सोर्स वोल्टेज लगा रखा है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये है आपका क्या, इंडक्टेंस। ये पूरी की पूरी होगी ट्रांसमिशन लाइन। भाई आप कहां पे बैठे हुए हो, मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे पहले हम बात करेंगे रेफरेंस की, और रेफरेंस हमेशा किसको मानना है, खुद को मानना है। रेफरेंस हमेशा किसको मानना है, खुद को मानना है। और आप कहां होते हो, सर मैं तो यहां बैठा हूं, मेरे घर में बैठा हूं, मतलब मैं तो लोड साइड में हूं, सही बात है नहीं है। भाई ये तो हो गया आपका जनरेटिंग एंड साइड, जहां से ये आई ऑफ एस ऐसे होता है, ये आर होता है, ये जे ऑफ एक्सएल है, और मैं बैठा हूं सर यहां पे, मैंने क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है, सही बात है नहीं है। तब दो कंडीशन बनती है, कितनी कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब मैंने कोई लोड नहीं लगा रखा है। कंडीशन नंबर सेकंड, जब मैं इसके ऊपर लोड लगा देता हूं, सही बात है नहीं है। अगर मैं यहां पे कोई भी लोड नहीं लगाता हूं, अगर मैं यहां पे कोई भी लोड नहीं लगाता हूं, तो ये कैसा रहेगा, ओपन सर्किट। कैसा रहेगा, ओपन सर्किट। तो मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट है, मान लो 8 नो लोड, 8 नो लोड। जब मैंने लोड नहीं लगाया तो ये कैसा है, ओपन है। अगर ये ओपन होगा तो यहां से जो जाने वाली करंट होगी ना, ये सोर्स करंट, जो कि किसके बराबर होती थी, आई ऑफ आर के बराबर होती थी। क्या यहां पे कोई करंट का फ्लो हो सकता है क्या, अरे सर कैसे होगा, जब सर्किट ही क्लोज नहीं है तो करंट कैसे जाएगी, जा सकती है क्या, नहीं जा सकती। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो देखो, अगर ये आई ऑफ एस अगर जीरो हो गया तो वी एस किसके बराबर हो जाएगा, वी आर के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका रिसीविंग एंड पे जो आपको नो लोड वोल्टेज मिलेगा, वो नो लोड वोल्टेज किसके बराबर मिलेगा, वी ऑफ एस के बराबर मिलेगा। मतलब रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज मिलेगा वो आपको सेंडिंग वोल्टेज के बराबर मिलेगा, वी ऑफ एस के बराबर, सोर्स वोल्टेज के बराबर। क्लियर है, बिल्कुल सही है। अब मान लो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, यहां पे ये लोड लगा दिया बेटा, ये लोड लगा दिया मैंने। क्लियर है नहीं है, ठीक है सर, लोड लगा दिया तो यहां पे मुझे कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
पाथ कैसा हो चुका है, क्लोज हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। इसमें करंट जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर करंट जाएगी तो यहां से क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये Vs माइनस वही वाली इक्वेशन आपकी I ऑफ एस आर प्लस जे ऑफ एक्सएल, और ये जाके आपको क्या मिलेगा, V ऑफ आर मिलेगा। मतलब रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो आपको ये वाला मिलेगा। कौन सी कंडीशन पे, जब आपने लोड लगा दिया है, बिल्कुल सही बात है। तो कंडीशन नंबर 2 हो गई आपकी, कौन सी कंडीशन, एट फुल लोड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, फुल लोड कंडीशन। तो उस पे आपको क्या मिला है कि सर V ऑफ फुल लोड जो मिला है ना, वो मुझे V ऑफ R के बराबर मिला है। और मैं मुझे क्या पता है, क्या पता है मुझे कि V ऑफ R जो होगा वो Vs से हमेशा कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सर इसमें से ये वाली वैल्यू है ना, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। अभी देखा था, मैंने बताया था आपको कि Vs हमेशा बड़ा होता है किससे, Vr से। मतलब रिसीविंग एंड पे मुझे वोल्टेज क्या मिला, कम मिला है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को, सुनना ध्यान से, प्यार से। ओके देखो भाई, मैं हूं लोड, मेरे पास आ रही है पावर। पावर कौन भेज रहा है, सोर्स भेज रहा है। सोर्स पे क्या है, जनरेटर। जनरेट क्या कर रहा है, जनरेटर क्या कर रहा है, वोल्टेज को डेवलप कर रहा है, ठीक है। अब मान लो इसने कोई V वोल्टेज को डेवलप किया, किसके लिए डेवलप किया, मेरे लिए डेवलप किया। भाई किसके लिए डेवलप किया, मेरे लिए डेवलप किया। तो वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि मैं जितना वोल्टेज डेवलप कर रहा हूं वो कहां पे पहुंचना चाहिए, कहां पे पहुंचना चाहिए, लोड के पास पहुंचना चाहिए, कंज्यूमर के पास पहुंचना चाहिए। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जनरेटर ने डेवलप किया V ऑफ S, और ये चाहता था कि ये V ऑफ S कहां पहुंचे, लोड के पास पहुंचे। सही बात है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां पे लोड को कनेक्ट किया, जैसे ही मैंने क्या किया, यहां पे लोड को कनेक्ट किया, लोड को कनेक्ट करते जैसे इसमें करंट गई तो इसके अक्रॉस क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया। तो यहां पे ये जो मुझे V ऑफ R मिला वो Vs के बराबर नहीं मिला, मुझे थोड़ा सा क्या मिला, कम मिला, इसमें से सब्ट्रैक्ट होके मिला। तो ये कितना कम मिला, ये कितना कम मिला, वही मेरा क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। सही बात नहीं है कि जब मेरा लोड नहीं था, मतलब मेरा सोर्स वोल्टेज जो मैं चाहता हूं कि यहां पे मुझे मिले, सही बात नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्टेज यहां पे, जैसे ही मैंने लोड लगाया, जैसे ही इसमें करंट का फ्लो हुआ, क्या हुआ, वोल्टेज में जो मुझे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मिला वो सोर्स के बराबर ना मिलके मुझे थोड़ा क्या मिला, कम मिला। तो वो कितना परसेंट आपको कम मिला, वही आपका क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है। अब देखो एक चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या समझना, देखो कि पर्पज क्या है हमारा। हमारा पर्पज ये है कि जनरेटर जो डेवलप कर रहा है वो मैक्सिमम हमारे पास पहुंचना चाहिए। सही बात नहीं है, मतलब इस Vs में और इस Vr में जितना कम डिफरेंस होगा ना, उतना ही मेरे लिए बेटर है। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो जितना कम होगा उतना ही मेरे लिए क्या है, बेटर है। मतलब इन दोनों में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंस मिनिमम है तो मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम हुआ तो वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, अच्छा है। भाई वोल्टेज रेगुलेशन अगर कम हुआ तो वो आपके लिए कैसा है, अच्छा है। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा हुआ तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि Vs और Vr में डिफरेंस ज्यादा है। अगर इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो गया है। क्या आप ये चाहते थे कि यहां से जो डेवलप हो उसमें से आधे से ज्यादा तो यहीं ड्रॉप हो जाए, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हैं। तो क्या वो वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। तो ये माइंड में क्लियर रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान से सुनना कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपका कैसा है, लेस है, अगर आपका वोल्टेज रेगुलेशन कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम अच्छा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा सिस्टम जो है वो कैसा है, अच्छा है। मतलब आपका V ऑफ S एंड V ऑफ R, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका कैसा है, कम है। और कम है तो मतलब आपका सिस्टम कैसा है, अच्छा है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि इस कंडीशन में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, बेटर है, मतलब अच्छा है। आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, अच्छा है। इस चीज को ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेशन कम होने का मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है। समझो, जैसे आप क्या बोलते हैं, जब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा है मतलब एफिशिएंसी अच्छी है,
एफिशिएंसी कम है मतलब एफिशिएंसी बुरी है, यही बोलते हैं ना। लेकिन यहां पे वर्ड चेंज हो जाता है, कैसे? वोल्टेज रेगुलेशन कम है मतलब वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, समझ में आया? उसी तरीके से अगर मान लो मैंने बोला कि वोल्टेज रेगुलेशन कैसा है, ज्यादा है, मान लो हाई है वोल्टेज रेगुलेशन, क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि Vs और Vr के बीच में जो मेरा क्या है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपका कैसा है? हाई है। डिफरेंस ज्यादा है मतलब सिस्टम मेरा अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा सिस्टम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वो वोल्टेज रेगुलेशन मेरा कैसा है? पुअर है, अच्छा नहीं है। मेरा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है क्या? नहीं, मेरा वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं है, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है। क्लियर है नहीं है? तो मैं हमेशा क्या चाहता हूं? मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बेटर रहे, मतलब मिनिमम से मिनिमम रहे, मतलब Vs और Vr में डिफरेंस मेरा ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है नहीं है? तो आपको देखो डेफिनेशन से जब तुम उसको समझोगे, देखो फील करो, फॉर्मूले को फील करो, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। क्लियर है? तो आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखो फॉर्मूला किसी ने बनाया नहीं है, अरे सारी चीजें वही है। क्या देखना है? Vs और Vr में डिफरेंस। Vs क्या होता है? नो लोड वोल्टेज। Vr क्या होता है? फुल लोड वोल्टेज। भाई Vs क्या था? Vs क्या था? नो लोड वोल्टेज था। Vr क्या था? फुल लोड वोल्टेज था। दोनों का क्या देखना है आपको? डिफरेंस देखना है। क्लियर है? तो क्या देखना है? वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा कि V ऑफ नो लोड माइनस V ऑफ फुल लोड, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यही आपके वोल्टेज रेगुलेशन को डिफाइन करेगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू आपको परसेंटेज में निकालनी है, सही बात है नहीं है? तो डिवाइड बेस करना पड़ेगा। अब बेस आप किसको मानोगे? अब भाई बेस किसको मानोगे? अब नीचे में Vs लिखूं या नीचे में Vr लिखूं, मतलब नीचे में V ऑफ नो लोड लिखूं या V ऑफ फुल लोड लिखूं, तो ये माइंड में हमेशा कंफ्यूजन हो रहता है बच्चों के। क्लियर है नहीं है? तो देखो कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? देखो भाई आप कहां पे हो, ये बात बताओ। ये आपके पास में पूरा का पूरा सर्किट है ना, आप कहां पे हो? सर मैं तो यहां बैठा हूं लोड के पर। मैंने क्या बोला? कभी भी किसी भी चीज को सोल्व करना है, रेफरेंस किसको मानना है? खुद को मानना है। रेफरेंस किसको मानना है? खुद को मानना है। आप कहां पे हो? लोड पे हो, तो लोड को रेफरेंस मानो। आप कहां पे हो? लोड पे हो ना, तो लोड को रेफरेंस मानो। तो क्या लिखो नीचे? जो आप लिखो वो क्या लिखो? V ऑफ R। भाई लोड पे वोल्टेज कितना है? V ऑफ R, और V ऑफ R किसके बराबर है? V ऑफ फुल लोड के बराबर है। बिल्कुल क्लियर है? तो नीचे क्या लिखो? V ऑफ फुल लोड लिखो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, तो आपको इसका फॉर्मूला डेवलप करना है। पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिफरेंस को, और आपने बेस किसको माना है? वोल्टेज ऑफ फुल लोड को। क्योंकि मैं कहां पे बैठा हुआ हूं? सर मैं लोड के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं लोड के पास बैठा हुआ हूं। ठीक है, क्योंकि लोड ही मैं खुद हूं। सही बात है कि नहीं है? तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला डेवलप करते हैं, अच्छे से आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। सारी चीजें जो है माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, देखो अब जरा ध्यान से। क्या था सर? सर सिस्टम कुछ ऐसा था कि मैंने जो सर्किट का, ये आपका सर्किट है ही सही। ओके, कहां गया? ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम बनाते हैं इसका फेजर बनाते हैं। क्लियर है? फेजर बनाते हैं, समझना ध्यान से। फेजर को मैं पहले भी आपको फेजर बनाना बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। क्लियर है? क्या होगा सर? V ऑफ S जो होता है मेरा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, वो मेरा V ऑफ R प्लस I ऑफ S R प्लस J ऑफ XL के बराबर होता है। यही होता है। और I ऑफ S मेरा बराबर होता है I ऑफ R के। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलो जरा बनाते हैं। आप कहां पे बैठे हो? देखो फिर से वही बात, रेफरेंस का हमेशा ध्यान रखना है। आप कहां पे हो? लोड के पास में। तो आपको क्या क्या चीजें पता है? मुझे VR पता है, मुझे IR पता है, क्योंकि लोड पे तो मैं ही बैठा हूं ना, तो मुझे पता है मेरे पास कितना वोल्टेज आ रहा है, मुझे पता है मैं कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे करंट भी पता है। सही बात है नहीं है? तो पावर सिस्टम का हमेशा ध्यान रखना, लोड पे मैं बैठा हुआ तो VR और IR आपके लिए नोन पैरामीटर होंगे। आपको पता है नोन है वो पैरामीटर। अननोन पैरामीटर क्या होते हैं? VS और IS, कि मुझे इतना मिल रहा है तो वो कितना भेज रहा होगा, यही आपको हमेशा निकालना होता है। क्लियर है? आप जहां पे हो वो आपको पता है, जिस जगह पे आप नहीं हो उसके पैरामीटर आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो आपको VR पता है, आपको IR पता है, आपको पता है कि इतना मुझे मिल रहा है, तो आप क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो? तो वो मुझे कितना भेज रहा होगा, जनरेटिंग स्टेशन मुझे कितना भेज रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो देखो VR मुझे पता है, IR मुझे पता है। ठीक है, मान लो ये हो गया मेरा VR, में बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये हो गया भाई मेरा V ऑफ R हो गया ये। ठीक है, ओके। I ऑफ R लेगिंग लोड ले लेते हैं, मान लो ये हो गया आपका I ऑफ R।
ओके, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर होता है, आई ऑफ एस के बराबर होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा हो गया मान लो। ठीक है, जो कि पावर फैक्टर एंगल हो गया आपका थीटा हो गया। ओके, देखो आगे क्या करना है, आई एस इंटू आर करना है। आई एस की डायरेक्शन ये रही तो आई एस इंटू आर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया। आई एस इंटू जे एक्सएल करोगे तो इससे 90 डिग्री, ये हो गया। सब कुछ क्लियर है। और इसको ये क्या हो गया था आपका, ये हो गया था सर आई एस इंटू आर हो गया था। ये क्या हो गया था, ये हो गया था मेरा आई एस और जे एक्सएल, ये हुआ था। इसको अगर इन तीनों को ऐड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, वीएस मिल जाएगा। मतलब आपका वीएस कहां से कहां तक हो गया सर, ये हो गया मेरा वीएस यहां से लेके यहां तक, ये मुझे क्या मिल गया, वीएस मिल गया। बन गया फेजर डायग्राम, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या था, वी ऑफ नो लोड माइनस फुल लोड। नो लोड वोल्टेज क्या था सर, नो लोड वोल्टेज वीएस के बराबर था। तो इसको मैं क्या भी लिख सकता था, तो दैट्स माई वीएस माइनस वी आर डिवाइड बाई वी आर मल्टीप्लाई विद 100। बिल्कुल क्लियर है। मतलब आपको वीएस निकालना है और वी आर निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है। इन दोनों का डिफरेंस पता लगा तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन पता लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, दोनों का डिफरेंस देखना है। ठीक है, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, मान लो एक काम करो, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, इस तरीके से इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो, आपके समझने में और इजी हो जाएगा। देखो मुझे निकालना है इस वीएस और इस वीआर के बीच में डिफरेंस। मान लो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं, ये मान लो एक पॉइंट है आपका, ओ एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए, बोल देता हूं इसको मैं। ओके, और इसको मैं यहां से सीधा ऐसे अगर मैं इसको परपेंडिकुलर नीचे डायरेक्शन में खींचूं तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं बी। ओके, और अगर मैं एक सर्कल बनाऊं इस तरीके से, ओके, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं सी। चलेगा? ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब देखो आपको क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन एंड दैट इज माय वीएस माइनस वीआर। तो सबसे पहले तो वीएस देखो, वीएस है सर यहां से लेके यहां तक, मान लो ये पॉइंट मान लो पी पॉइंट है कोई, तो ये हो गया आपका ओपी। और ये क्या बना रखा है आपने, सर्कल बना रखा है। सर्कल क्यों बनाया मैंने, अरे सर अगर ये सर्कल है तो आप यहां पे खींचो लाइन या यहां पे खींचो, ये और ये बराबर ही होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है। सही बात है नहीं है? तो ये ओपी किसके बराबर हो गया सर, ओसी के बराबर हो गया। अरे कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है, सर्कल बनाया मैंने तो ओपी किसके बराबर हो गया, ओसी के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। तो सर वीएस करना है, वीएस का मतलब हो गया ओसी माइनस क्या करना है सर, वीएस के बाद में करना है माइनस वीआर। वीआर कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, ओए हो गया। ठीक है सर, ये हो गया ओए। डिवाइड बाय क्या करना है, वीआर करना है, ओए हो गया। मल्टीप्लाई विद क्या होना है, 100 होना है। ये क्या हो गया आपका, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहां से लेके यहां तक, इसमें से ये वाला घटाना है तो यहां से लेके यहां तक बचेगा। मतलब सर मुझे यहां से लेके ये वाली लेंथ निकालनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे क्या मिल गया सर, ये मुझे मिल गया एसी डिवाइड बाई ये मुझे मिल गया ओए, और ये मल्टीप्लाई हो गया 100। यही वोल्टेज रेगुलेशन है सर मेरा। ठीक है, ये 100% के लिए है। ठीक है, ओके। एसी क्या हुआ सर, यहां से लेके यहां तक है। क्या मैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एसी को मैं लिख देता हूं ए बी प्लस मैं इसको लिख देता हूं बी सी, और ये हो गया डिवाइड बाई ओवर ओ ए, और ये हो गया मल्टीप्लाई विद 100। बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो जरा, यहां से लेके यहां तक ए बी इतना बड़ा है, और ये यहां से लेके यहां तक ये बी सी इतना सा है। मतलब मान लो ये 200 वोल्ट है तो ये आपका 2 वोल्ट 3 वोल्ट के बराबर है। मतलब इसके कंपैरिजन में आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? अरे भाई इस पूरे के कंपैरिजन में इस इतने से को नेग्लिजिबल मान सकते हो? बिल्कुल मान सकता हूं। तो मेरा अप्रोक्सीमेटली अगर मैं लिखूंगा तो क्या बोल सकता हूं, बीसी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं, अगर मैं इस बीसी को मैं क्या मान लूं, अगर इस बीसी को मैं क्या कर देता हूं, नेग्लेक्ट कर दूं अगर मान लो, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, तो आई कैन से कि इट्स माई ए बी डिवाइड बाई ओ ए मल्टीप्लाई विद 100, और ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब देखो यहां से लेके यहां तक की लंबाई निकालनी है आपको, ये है इंटरेस्टिंग फैक्टर। सर यहां से लेके यहां तक की लंबाई कैसे निकालूं, ये तो मेरे लिए खतरनाक हो गया। सही बात है नहीं है? अब ध्यान से समझ बेटा, क्या ध्यान से समझना है, देखो जरा ध्यान से, क्या है, इधर आ जाओ और पीछे। सर ये है आपका आर ट्रांसमिशन लाइन का, ये है मेरा जे ऑफ एक्सएल। ये दोनों को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा टोटल इंपेडेंस जो है वो ट्रांसमिशन लाइन का, वो मेरे पास कुछ ऐसा है आर प्लस जे ऑफ एक्सएल। क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके,
अगर मैं इस R और JXL की ही बात करूं तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा बना सकता हूं, ध्यान से समझो कि सर मेरा टोटल इंपीडेंस जो Z है उसको मैं लिख सकता हूं R प्लस J ऑफ XL। अगर मैं इसका फेजर बनाने की कोशिश करूं तो क्या बोलूंगा कि सर मान लो ये अगर मेरा R है तो J ऑफ XL J आ गया, J 1 विद एंगल 90 होता है तो 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया मेरा J ऑफ XL, ये हो गया मेरा R, और अगर इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो यहां से लेके यहां तक ये बन गया मेरा Z, और ये आपका एंगल हो गया, मान लो इस एंगल को नाम देता हूं मैं फाई। क्लियर है नहीं है? तो ये एक इंपीडेंस का डायग्राम हो गया, Z एक इंपीडेंस है तो ये एक आपका इंपीडेंस का डायग्राम हो गया, R J ऑफ XL और Z के बराबर। हुआ या नहीं हुआ? अब अगर मान लो इस Z की अगर मुझे ये लंबाई निकालनी है यहां से लेके यहां तक, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, मान लो अगर मुझे OA निकालना है जो कि किसके बराबर है, R के बराबर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि अगर ये एंगल फाई है, ये Z है, तो इस R को मैं लिख देता हूं Z कोस फाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। उसी तरीके से अगर इस AB को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस AB को मैं लिख सकता हूं कि ये x ऑफ L के बराबर है इसका मैग्नीट्यूड, और इसको मैं लिख सकता हूं Z ऑफ साइन फाई। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल लिख सकता हूं, सही बात है। फाई क्या बता रहा है कि सर ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में ये जो एंगल है इसको बता रहा है फाई। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंपीडेंस को। तो इस फाई को मैं क्या बोल सकता हूं? इस फाई को आप इंपीडेंस एंगल भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो? इस फाई को आप इंपीडेंस एंगल भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, इसको आप इंपीडेंस एंगल भी बोल सकते हो। क्लियर है? अब देखो जरा ध्यान से, क्या समझ में आना है? पीछे चलो जरा, कहां है हमारा? ये रहा, देखो ये हो गया आपका, ध्यान से समझना, ये हो गया आपका R, देखो IS इंटू R है ना, ये हो गया IS इंटू R, ये देखो IS इंटू JXL। हुआ या नहीं हुआ? है R प्लस JXL किया तो दिस प्लस दिस, अगर इन दोनों को जोड़ू तो मैं यहां से लेके वहां तक, ये वाली जो लाइन है आपकी, इस वाली लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं? Z इंपीडेंस। सब करंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको भी मैं IS इंटू Z लिख देता हूं। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है? तो ये जो डायग्राम था एग्जैक्टली ये का ये डायग्राम यहां पे बन रहा है। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सही है। तो इस पूरे के पूरे एंगल को मैं बोल देता हूं इंपीडेंस एंगल, इसको। तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? फाई के बराबर हो गया। देखो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल किसके बराबर हो गया? फाई के बराबर हो गया। ये फाई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, सही है। अब एक बात बताओ सर, यहां से ये इधर बेस था और यहां से मेरी करंट थी ये, तो ये वाला एंगल मेरा कितना था? सर ये एंगल था मेरा थीटा। कितना था? थीटा। और ये I ऑफ R है और ये क्या है? IS इंटू R। IS इंटू R की डायरेक्शन तो वही होती है जो IS की होती है, क्योंकि R रेजिस्टेंस जो होता है वो तो फेज में कोई चेंज करता नहीं है। सही बात है। मतलब ये वाला जो छोटा एंगल बच रहा है यहां पे, ये इधर वाला, ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये फाई तो ये पूरा है, ध्यान रखना, फाई तो ये पूरा है। ये छोटा एंगल जो यहां पे बन जाएगा, ठीक है, यहां पे बना देता हूं मैं, क्लियर है? ये छोटा एंगल जो यहां पे बनेगा, ये छोटा एंगल यहां पे कितना होगा? सर ये हो गया थीटा के बराबर। मतलब ये वाला एंगल हो गया आपका थीटा, ये पूरा एंगल हो गया फाई, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? बताओ जरा, ये वाला एंगल कितना बनेगा? सर टोटल फाई है, ये थीटा है, तो ये तो मेरा फाई हो गया और इसमें से मैंने थीटा को हटा दिया, तो सर ये तो मेरा फाई माइनस थीटा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। बिल्कुल सही बात है। आपको कौन सी लंबाई चाहिए? सर अगर मैंने इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिया तो वही तो पॉइंट आ रहा था B, मुझे यही लंबाई चाहिए A से लेके B तक, मतलब इस वाली एरो की ये सरफेस वाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए मुझे, वही मेरा क्या है? AB के बराबर हो जाएगा। देखो जरा, इस Z को जब मैंने A से लिया था तो बीच के एंगल का क्या लिख दिया था? कोस फाई लिखा था कि नहीं लिखा था? बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? फाई माइनस थीटा है। कितना है? फाई माइनस थीटा है। तो क्या इस AB को, बताओ जरा, क्या इस AB को मैं ये लिख सकता हूं I ऑफ S और Z, और इसका कौन सा वाला फैक्टर? नीचे वाला फैक्टर, जो कि क्या हो जाएगा? दिस इज ओवर, ओके 1 सेकेंड, ओके, I ऑफ एस जेड एंड दिस इज ओवर कॉस ऑफ, क्या बन रहा है? सर दैट्स माई फाई माइनस थीटा। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? देखो AB को ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। यहां तक आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर है। बड़ी सिंपल सी बात है यार। ये आपका थीटा है, ये आपका इंपेडेंस था, ये टोटल एंगल आपका क्या दिखा रहा है? ये आपके फाई को दिखा रहा है टोटल एंगल। ये नीचे वाला एंगल आपके किसको दिखा रहा है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका क्या है? थीटा है।
तो ऊपर वाला एंगल क्या बच जाएगा, फाई माइनस थीटा बच जाएगा। और उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपको ए भी मिल गया। ओ ए तो आपको पता ही है, ओ ए क्या है आपका, वी आर के बराबर है। तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या हो गया सर, वोल्टेज रेगुलेशन जो कि मेरा क्या था मेरा, जो कि मेरा ए बी डिवाइड बाई ओ ए बना था, जो कि मेरा बना था ए बी डिवाइड बाई ओ ए बना था, उसी ए बी को मैंने क्या लिख दिया, कहां गया, आई एस जेड, क्या लिख दिया इसको मैंने, ये हो गया आपका आई एस जेड कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा। क्लियर है नहीं है? फाई क्या है, ध्यान रखना, इंपीडेंस एंगल। फाई क्या है, इंपीडेंस एंगल। और थीटा क्या है सर, थीटा इस वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। मतलब थीटा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या बताता है, पावर फैक्टर। तो यहां पे थीटा क्या है सर, ये जो थीटा है ये मेरा पावर फैक्टर एंगल है। ये मेरा कौन सा है, पावर फैक्टर एंगल है। ये मेरे पावर फैक्टर को दिखाएगा। क्लियर है नहीं है? तो ये मेरा पावर फैक्टर एंगल है, ये पावर फैक्टर एंगल को दिखा रहा है। और वो आपका क्या है, दैट्स माई इंपेडेंस एंगल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। और ओ ए किसके बराबर था सर, ये तो बराबर था ही वी आर के, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। ये तो किसके बराबर था, वी आर के बराबर था, बिल्कुल वी आर के बराबर था। आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं लिखा, 100 आप साथ में ले भी सकते हो, नहीं भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 100 का मतलब है कि जब आपने वैल्यू निकाली उसको परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आ गई 0.2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 20% हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे, बताओ कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखो, समझना जरा ध्यान से। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू आई ऑफ एस, जिसको आप आई ऑफ आर भी लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जेड कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा एंड डिवाइड बाई ओवर वी ऑफ आर, दैट्स माई वोल्टेज रेगुलेशन। क्लियर है नहीं है? अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो। एक टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था सर, हम लोगों ने पढ़ा था आपका इसको वोल्टेज रेगुलेशन पीयू सिस्टम। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मुझे देखनी है क्या, पीयू वैल्यू, अगर मुझे क्या देखनी है, पीयू वैल्यू, तो सर पीयू वैल्यू क्या होती थी, पीयू वैल्यू होती थी आपकी एक्चुअल वैल्यू। पीयू वैल्यू क्या होती थी, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। आप पीयू वैल्यू को ये भी बोल सकते हो। बेस एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सिस्टम की रेटेड कंडीशन को ही हम क्या मान लेते हैं, बेस वैल्यू मान लेते हैं। इसको और आप क्या लिख सकते थे, इसको और आप ये भी लिख सकते थे कि आपकी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई ओवर रेटेड वैल्यू। ओके, और रेटेड वैल्यू क्या होती थी, रेटेड वैल्यू होती थी फुल लोड की कंडीशन वाली, कि जब मैक्सिमम लोड लगा रखा है तब उसकी क्या कंडीशन है। क्लियर है नहीं है? तो और इसको क्या बोल सकते थे, और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इट्स ओवर एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई ओवर फुल लोड वैल्यू है। तो ये सब एक ही बात है सारी की सारी। इन सबको आप क्या बोल सकते हो, पीयू वैल्यू बोल सकते हो। बताओ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। एक बात बताओ, ये वी ऑफ आर क्या है, क्या है वी ऑफ आर, क्या था वी ऑफ आर सर? वी ऑफ आर जो था मेरा, ये देखो आपका वी ऑफ आर क्या था, देखो एट फुल लोड कंडीशन, जब मेरा फुल लोड लगा हुआ होगा तो उस टाइम पे जो वोल्टेज था वो आपका क्या था, वी ऑफ आर के बराबर था। और जब यहां वोल्टेज वी ऑफ आर था तो इसमें जो करंट जा रही थी वो किसके बराबर थी, आई ऑफ आर थी। मतलब ये आई ऑफ आर एक्चुअल में आपकी क्या है, फुल लोड करंट है। एक्चुअल में आपकी क्या है, फुल लोड करंट है। बताओ है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं, ओके देखो जरा ध्यान से, क्या बोल सकता हूं मैं सर, मुझे जो वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, देखो क्या फॉर्मूला था, ये पूरा इस आई ऑफ आर को मैं नीचे ले जा रहा हूं, ठीक है? क्या लिख सकता हूं, दैट्स माई जेड कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई, नीचे वी आर पहले से ही था, ऊपर के आई आर को मैं नीचे ले आया तो मैं इसको लिख देता हूं वी आर डिवाइड बाई आई आर। वी ऑफ फुल लोड डिवाइड बाई आई ऑफ फुल लोड। बताओ बना कि नहीं बना? वोल्टेज डिवाइड बाय करंट क्या बन जाएगा, इंपीडेंस। और इंपीडेंस भी कौन सा वाला, रेटेड कंडीशन वाला, फुल लोड कंडीशन वाला। सही बात है नहीं है? ऊपर देखो, ऊपर क्या है, इंपीडेंस, कौन सा है, एक्चुअल। नीचे क्या बन रहा है, इंपीडेंस, कौन सा वाला बन रहा है, रेटेड कंडीशन वाला। एक्चुअल डिवाइड बाय रेटेड, एक्चुअल डिवाइड बाय बेस, एक्चुअल डिवाइड बाय फुल लोड, क्या बन जाएगा, पीयू वैल्यू। किसकी पीयू वैल्यू, इंपीडेंस की, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड बाय करंट भी तो इंपीडेंस है। सही बात है नहीं है? तो एक्चुअल में आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या बन गया, तो सर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बन गया दैट्स माई जेड ऑफ पी यू, साथ में क्या आ गया, कॉस ऑफ दिस इज माई फाई
माइनस ई ओवर थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है या नहीं है? इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना है, बिल्कुल याद रखना है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका z ऑफ पी यू कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा होता है। इस चीज में कंफ्यूज मत होना। ये आपका जो फाई है यहां पे, ये आपका फाई है, ये आपके इंपेडेंस एंगल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? इंपेडेंस एंगल को दिखा रहा है। और ये जो थीटा है ये आपके किसको दिखा रहा है? ये आपके पावर फैक्टर एंगल को दिखा रहा है। क्लियर है नहीं है? तो इस चीज में कंफ्यूजन मत होना। ये ध्यान रखना कि फाई आपका इंपेडेंस एंगल है और थीटा आपका कौन सा एंगल है? पावर फैक्टर एंगल है। क्लियर है नहीं है? ये आपके एक वोल्टेज रेगुलेशन का फिनोमेना होता है और इसके ऊपर आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ओके, इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। तो जरा आगे बढ़ो। क्या फॉर्मूला मिल गया आपको? ये फॉर्मूला मिल गया। इसको मैं और आगे ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं। देखो, वोल्टेज रेगुलेशन सर हमें मिला है दैट्स योर z ऑफ पी यू एंड दिस इज माई कॉस ऑफ फाई माइनस थीटा। ये कॉस ए माइनस बी जैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है ना? तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। क्या वर्क करोगे इसको ओपन करोगे तो सर ये बन गया आपका z ऑफ पी यू कॉस ए माइनस बी। क्या बन जाएगा? कॉस ए कॉस बी, ओके, प्लस साइन ए साइन बी। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। बिल्कुल सही है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस जेड पी यू को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। करोगे तो क्या बन जाएगा? इट्स योर जेड पी यू कॉस ऑफ फाई कॉस ऑफ थीटा प्लस योर जेड पी यू साइन ऑफ फाई साइन ऑफ थीटा। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। बिल्कुल बनेगा ना? अब देखो, इसको देखो जरा ध्यान से। ये क्या है? जेड पी यू कॉस फाई। ये क्या है? जेड पी यू साइन फाई। किसके बराबर था ये? देखो जरा ध्यान से। इंपेडेंस एंगल बनाया था अपन लोगों ने, कहां गया? ओके, देखो एक मिनट, ये देखो, देखो जरा ध्यान से। क्या था? जेड ऑफ कॉस फाई किसके बराबर था? आर के बराबर था। जेड ऑफ साइन फाई किसके बराबर था? एक्स ऑफ एल के बराबर था। बताओ था कि नहीं था? बिल्कुल था ना? अरे बिल्कुल था, सही बात है। तो क्या हो जाएगा? तो सर बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी कहानी है। क्या हो जाएगा कि जेड ऑफ पी यू कॉस फाई जो होगा, इसको पीयू में वैल्यू है था, पीयू में लिख दो। इसको मैं आर ऑफ पीयू लिख सकता हूं। ये कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा और जेड साइन फाई मेरा क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। तो ये एक्स ऑफ पी यू और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूं। तो आप वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले को क्या कर सकते हो? डेवलप कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है। आपको याद रखना है आर पी यू कोस थीटा प्लस एक्स पी यू साइन थीटा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया, तब हम लोगों ने जो लोड को माना था, वो लोड को हम लोगों ने कैसा लिया था? लैगिंग लोड लिया था। कौन सा लोड लिया था? लैगिंग लोड लिया था। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आपका किसके लिए है? ये आपका फॉर्मूला है किसके? लैगिंग लोड के लिए। किसके लिए फॉर्मूला है ये? लैगिंग लोड के लिए। लेकिन अगर मान लो मेरा लोड लैगिंग ना हो, अगर मान लो आपका लोड लैगिंग ना हो, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? मान लो भाई मेरा लोड लैगिंग नहीं है, मेरा लोड कैसा है? मान लिया मैंने, मेरा लोड कैसा है? लीडिंग लोड है भाई मेरा। कैसा है? लीडिंग है मेरा। मतलब आपकी करंट जो है वो लीड कर रही है किससे? वोल्टेज से। तो कोई लोड नहीं है। पहले वही करना है आपको। क्या करना है? फेजर डायग्राम बनाना है। कैसे बनाऊंगा? सर मान लो ये हो गया मेरा V ऑफ R, ये मेरा V ऑफ R हो गया। अब मुझे क्या बनानी है? करंट बनानी है। करंट को मुझे क्या करवा देना है? कुछ नहीं सर, सिंपल सी बात है, करंट को मुझे लीड करवा देना है। ये लीड करवा दिया मैंने, ये लो। तो ये हो गया आपका I ऑफ R। लीड कर गया ना इससे किसी एंगल से। ये पावर फैक्टर एंगल हो गया आपका थीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही है। आपको क्या चाहिए? VS चाहिए। VS क्या होता है? सिंपल सी बात है सर, VR होता है, IR होता है, R होता है और J ऑफ XL होता है। ये होता है मेरा V। यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। VR मुझे पता लग गया, IR इंटू R करूंगा तो इसी की डायरेक्शन में आना है, तो IR इंटू R कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। और IR JXL करूंगा तो वो कुछ ऐसा मिल जाएगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और इन सबको अगर मैंने ऐड कर दिया तो यहां से लेके यहां तक ये मुझे क्या मिल जाएगा? V ऑफ S मिल जाएगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल सिंपल है। ये क्या मिला है? ये मिला है सर IR इंटू, ये आप मिला है आपको R, और ये क्या मिला है? IR इंटू J ऑफ XL। यही मिला है कि नहीं मिला है? सही है। इन सबको ऐड करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको I इंटू जेड, I ऑफ R इंटू जेड। बताओ यही मिलेगा। सही है। और ये पूरा का पूरा जो एंगल हो गया, ये एंगल क्या है आपका? इंपीडेंस एंगल, जिसको हमने क्या नाम दिया था? फाई नाम दिया था भाई। क्या नाम दिया था? फाई।
और वोल्टेज रेगुलेशन क्या दिखा रहा था, इस वाले कंपोनेंट का नीचे वाला जो एंगल होता है वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन को दिखाता है। बिल्कुल क्लियर है। तो क्या करना है, कहानी वही करनी है, इसको आगे बढ़ाना है इस तरीके से। क्लियर है नहीं है? और ये देखना ये आई ऑफ जेड इससे कितना एंगल बना रहा है। तो देखो ये करंट है इधर, उसी डायरेक्शन में रही ये वाली करंट, और ये हो गया बेस। तो बताओ ये एंगल कितना है, बताओ जरा मेरे को, ये वाला एंगल कितना है, कितना है ये वाला एंगल? सर ये वाला एंगल तो ये रहा, कितना है ये? थीटा है। और ये वाला एंगल कितना है? फाई है। तो इस आई ऑफ जेड का यहां से ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया? सर ये तो हो गया मेरा थीटा प्लस फाई। कितना एंगल बना टोटल? थीटा प्लस फाई। लैगिंग वाले में कितना बन रहा था? फाई माइनस थीटा। यहां कितना बन रहा है? फाई प्लस थीटा। मतलब कैलकुलेशन सारी की सारी सेम है, बस जो फाई माइनस थीटा बन रहा था वो कितना बन जाएगा? फाई प्लस थीटा बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं बात करूं वोल्टेज रेगुलेशन की, किसकी बात करूं अगर मैं? वोल्टेज रेगुलेशन की, तो सिर्फ और सिर्फ जहां पे मेरा माइनस आ रहा था वहां मेरा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब ये नेगेटिव साइन किसके लिए है? लैगिंग लोड के लिए। अगर आप लीडिंग के लिए बात करोगे तो यहां पे क्या आएगा? प्लस आएगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर है नहीं है? तो ये पॉजिटिव है, ये यहां पे किसके लिए है? तो अगर आपका लोड कैसा हुआ? लीडिंग हुआ, तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। और नेगेटिव किसके लिए है? लैगिंग के लिए। अगर आपका लोड कैसा हुआ? लैगिंग हुआ, तो बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला साइन आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? आगे चलो, अगर इस नेगेटिव साइन को लेके अगर आप करते तो यहां पे जो नेगेटिव है, अगर इसकी जगह आप क्या रखते? पॉजिटिव रखते, तो क्या बनता? इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आता, यहां पे नेगेटिव आता, और यहां पे फाइनल में आपका क्या बनता? नेगेटिव बनता। सही बात है नहीं है? तो लैगिंग लोड के लिए आएगा पॉजिटिव, और लीडिंग लोड के लिए यहां पे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? दोनों फॉर्मूले निकल गए। अगर लैगिंग लोड हुआ तो भी आप काम चला लोगे, अगर लीडिंग लोड हुआ तो भी आप काम चला लोगे। दोनों ही आपके लिए सिंपल है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है? बड़ी सिंपल है, बस माइंड में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब एक काम कर लेते हैं, जब हमको फॉर्मूला मिल ही गया तो इन फॉर्मूले को थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। सही बात है नहीं है? कर लेते हैं एनालिसिस। ओके, सुनो जरा ध्यान से, देखो आराम से बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। देखो सर, मैंने दो लोड लगाए और दोनों के लिए मैंने फॉर्मूले देखे। मैंने लीडिंग के लिए देखा, मैंने लैगिंग के लिए देखा, ठीक है? तो पहले जब हम लोगों ने लगाया तो पहले हम लोगों ने लगाया सर लैगिंग। ओके, लैगिंग लगाया था आपने, ठीक है? तो लैगिंग के लिए जो हमें वोल्टेज रेगुलेशन मिला था वो कुछ ऐसा था सर कि यहां पे आर था पीयू में, और आपको मिला था कोस ऑफ थीटा जो कि पावर फैक्टर एंगल वाला था, प्लस ये एक्स था पीयू में, और यहां पे मुझे मिला था सर साइन ऑफ थीटा। ये मुझे मिला था लैगिंग के लिए, ठीक है? जब मैंने बात की किसकी? लीडिंग की, तो जैसे ही मैंने लीडिंग की बात की कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ कि ये मुझे वही मिला, आर ओ पी यू कोस ऑफ थीटा ही मुझे मिला, लेकिन जो पॉजिटिव था वहां मुझे क्या मिला? नेगेटिव साइन मिला, और ये मुझे इस तरीके से मिला एक्स ओ पी यू साइन ऑफ थीटा। अब थोड़ी सी देर को तो ध्यान से समझो। देखो इसमें थीटा क्या है? क्या था? थीटा। ओके, तो सर यहां पे जो मेरा ये थीटा है, ये जो मेरा थीटा है, ये थीटा है मेरा पावर फैक्टर एंगल। अब पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है उसी का कॉस फैक्टर पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है? तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल तो हमेशा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। भाई कितना होता है? 60 होता है, 65 होता है, 55 होता है, 45 होता है। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट है। मतलब सर वो एंगल तो आपका हमेशा 0 से 90 के बीच में रहने वाला है। अब 0 से 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई 0 से 90 के बीच का क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कोस थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो पहली बात तो आपको माइंड में क्या क्लियर रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पावर फैक्टर एंगल को दिखा रहा है, तो साइन थीटा की और कोस थीटा की दोनों की जो वैल्यू होने वाली है वो कैसी होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। सब कुछ क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, समझो। सर ये कोस थीटा पॉजिटिव है, ये साइन थीटा भी पॉजिटिव है। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। एक्स क्या है? इंपेडेंस है। सर ये दोनों तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है? तो ये एक वैल्यू है जो कि कौन सी है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है? ये भी एक दूसरी वैल्यू है जो भी कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैंने दो पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड कर दिया,
जैसे 0.1 प्लस 0.5 किया तो 1.5 मिलेगा, सही बात है नहीं, वो 0.15 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 0.1 प्लस 0.2 किया 0.3 मिलेगा। क्लियर है? मतलब हमेशा अगर मैं कोई दो वैल्यूज को ऐड करूंगा है तो क्या वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही मिलेगी? अरे भाई 0.1 में अगर मान लो तुमने 0 भी ऐड कर दिया तो भी 0.1 ही मिलेगा। क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? क्या दोनों के एडिशन नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया है तो दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने पे तो ये ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो ओवरऑल वैल्यू मुझे हमेशा कैसी मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी। अरे भाई मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो वोल्टेज रेगुलेशन मेरा हमेशा कैसा होगा? सर पॉजिटिव ही होने वाला है? मतलब वोल्टेज रेगुलेशन में वोल्टेज रेगुलेशन मेरा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ना वो 0 हो सकता ना वो कभी नेगेटिव हो सकता, क्योंकि दोनों कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लैगिंग की बात करूं तो सोचो, ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। समझो, ये भी आपका कैसा नंबर है? एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी आपका कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। क्या क्या हो सकता है? सोचो, अगर मान लो ये है 0.1 और ये भी कितना है? 0.1 है, तो अगर मान लो ये दोनों बराबर है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, अगर दोनों बराबर है तो वोल्टेज रेगुलेशन 0.1 माइनस 0.1 कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। मान लो इसकी वैल्यू 0.2 है, इसकी वैल्यू 0.1 है, मान लो ये वाली वैल्यू, आगे वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है मान लो, तो 0.2 में से अगर 0.1 गया तो कितना मिलेगा? 0.1 मिलेगा। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन और क्या हो सकता है? मान लो इसकी वैल्यू 0.1 है, इसकी वैल्यू 0.2 है, तो 0.1 माइनस 0.2 करोगे तो फिर कितना मिलेगा? माइनस 0.1 मिलेगा। मतलब कैसा मिल सकता है? नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर ये छोटा हुआ और पीछे वाला बड़ा हो गया तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। मतलब ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सा लोड था? लीडिंग लोड था। तो लीडिंग लोड के केस में आपका वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट लैगिंग लोड के कंडीशन में हमेशा आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप यूनिटी पावर फैक्टर की बात करो तो यूनिटी पावर फैक्टर में आपका एंगल कितना होता है? थीटा कितना होता है? 0 होता है। किसी में भी आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करके देखो, अगर आपने थीटा की वैल्यू 0 पुट की तो cos थीटा की वैल्यू 1, ये पीछे वाली तो 0 हो जाएगी, तो आरपीयू आंसर आएगा। यहां भी अगर करोगे तो आरपीयू मिलेगा, आर की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर है नहीं है? मतलब आपका लैगिंग लोड में और आपका यूनिटी पावर फैक्टर लोड में दोनों में आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब अगर नेगेटिव करना है, 0 करना है, ये कोई भी अगर कंडीशन आपको करनी है तो आपका लोड कैसा होना चाहिए? लीडिंग होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग में ही आपको 0 वोल्टेज रेगुलेशन मिल सकता है और लीडिंग के केस में ही आपको जो आपका पावर फैक्टर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मिल सकता है। सही बात है नहीं है? यूनिटी पावर फैक्टर और लैगिंग में आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई दूसरी वैल्यू मिल नहीं सकती है। क्लियर है? अब समझो, अगर आपसे पूछा कभी कि 0 पावर फैक्टर की कंडीशन बताओ, सही बात है, तो आपको डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ये वाला यूज करना है। भाई लीडिंग लोड ही 0 पावर फैक्टर दे सकता है, सही बात है, लैगिंग तो देगा ही नहीं। क्लियर है? आपसे पूछा कि मैक्सिमम पावर फैक्टर की कंडीशन बताओ, तो सोचो ना यार, मैक्सिमम कौन बता सकता है? ये दोनों दो पॉजिटिव नंबर अगर ऐड होंगे तो ही तो ज्यादा से ज्यादा बताएंगे, क्योंकि यहां तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैक्सिमम की कंडीशन कौन बताएगा? लैगिंग लोड वाला दिखाएगा। और 0 या नेगेटिव की कंडीशन कौन दिखाएगा? लीडिंग लोड वाला दिखाएगा। सही बात है नहीं है? तो इन दोनों केस के बारे में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होगी और 0 वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होगी। तो जरा डिस्कस कर लेते हैं। और भी देखो, केस नंबर 1, ठीक है, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, बताओ मैक्सिमम कौन दिखा सकता है? सर लैगिंग लोड। कौन दिखाएगा? लैगिंग लोड दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कौन दिखाएगा? लैगिंग लोड दिखाएगा। और लैगिंग लोड जब होता है तो मेरे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? अरे मेरे शेरवो, दिस इज ओवर आर कोस थीटा प्लस दिस इज ओवर एक्स साइन ऑफ थीटा। बताओ यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो बताओ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो सकता है? कैसे निकालूंगा? कैसे निकालू मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन? कौन वेरिएबल है इसमें? थीटा वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? ये थीटा वेरिएबल है। तो किसी भी चीज की अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम निकालनी है तो क्या करते हैं? इसको डिफरेंशिएट करो। किसके रेस्पेक्ट में? जो वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? थीटा है। ठीक है, तो थीटा के रूप में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये लो भाई वोल्टेज रेगुलेशन, ये डिफरेंशिएट कर दिया और इसको इक्वल टू कर देना किसके? 0 के। जो कंडीशन निकलेगी वही मैक्सिमम वाली हो जाएगी। ठीक है, करो डिफरेंशिएट। क्या बनेगा? आर कोस थीटा को करोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ
साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये बन गया एक्स, और साइन का करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। मैक्सिमम के लिए निकालनी है तो इसको इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। इस नेगेटिव वाले को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका आर ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये कोस को नीचे ले जाओ, क्या बन जाएगा, आर को इधर ले आओ, एक्स बाई आर बन जाएगा, और ये इधर जाएगा तो साइन बाई कोस बन जाएगा। साइन बाई कोस को क्या लिख देते हैं, 10 लिख देते हो, ठीक है। तो वो एंगल कौन सा होगा जिसपे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, तो क्या बोल दोगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट्स योर tan इनवर्स x बाई आर। बताओ कोई कंफ्यूजन है? अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि वो एंगल फाइंड आउट करो जिसपे आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा, तो पहले तो माइंड में ये क्लियर ही हो जाना चाहिए कि मैक्सिमम की बात कर रहा है मतलब लोड लैगिंग होने वाला है, सही बात है। और थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x बाई आर के बराबर मेरा थीटा होने वाला है। बच्चों क्लियर है, नहीं है, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो अब आगे चले थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशन नंबर दूसरी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, दूसरी कंडीशन है फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। किसके लिए बात कर लेते हैं, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कि भाई जीरो कब मिल सकता है। तो अभी अभी देखा कब मिल सकता है जीरो, अरे सर जीरो तो एक ही केस में मिल सकता है। कौन से केस में, लीडिंग लोड में। किस में मिल सकता है, लीडिंग लोड में मिल सकता है। और लीडिंग लोड का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है सर, दिस इज ओवर आर कोस थीटा माइनस ओवर एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अरे इसकी वैल्यू जीरो करनी है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इक्वल टू कर दो किसके, जीरो। मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी पूछा है उसने, जीरो के लिए पूछा है, कर दो जीरो। तो उसको उधर ले जाओ, क्या बनेगा, दिस इज ओवर आर ऑफ कोस थीटा इक्वल टू ओवर एक्स ऑफ साइन थीटा। क्लियर है, एक्स को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, आर बाई एक्स। कोस को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, साइन बाई कोस बन जाएगा। साइन बाई कोस क्या बन गया, 10 बन गया। तो क्या लिख सकते हो, दिस इज ओवर आर बाई एक्स इक्वल टू ओवर tan ऑफ थीटा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो सर दिस इज ओवर tan इनवर्स, ओके, इधर स्पेस कम है, इधर लिख देता हूं। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज ओवर tan इनवर्स r बाई एक्स। ध्यान रखना उसमें x बाई आर था, इसमें क्या आया है, r बाई एक्स आया है। क्लियर है, नहीं है? तो आप जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन भी निकाल सकते हो, आप मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के कुछ फंडे थे, आप लोगों के क्लियर होना चाहिए। ये इन सब के ऊपर आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है और आपके माइंड में ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये तो आना ही आना है, क्लियर है। एक क्वेश्चन तो यहां से वो फॉर्म करेगा ही करेगा आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप लोगों को मजा आया होगा, एंजॉय आया होगा। क्लियर है, नहीं है? ओके, देखो एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, अलग से सुनना। एक ऐसा पावर फैक्टर एंगल बताओ, एक ऐसा पावर फैक्टर एंगल बताओ, अगर उतना पावर फैक्टर लीडिंग का लोड अगर लगा हुआ हो तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको जीरो मिले, और अगर उतने ही पावर फैक्टर का लोड अगर लैगिंग में लगा हुआ हो तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम मिले। तो बताओ वो पावर फैक्टर कितना होगा। क्लियर है, नहीं है? देखो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, सुनो, कि फाइंड आउट द पावर फैक्टर एट विच द वोल्टेज रेगुलेशन इज zero, then at which the voltage regulation is zero when it's connected like a leading load and voltage regulation is maximum when it's connected like a lagging load। ओके, एक ऐसा पावर फैक्टर बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ जिसको अगर मैंने लैगिंग लोड की तरह लगा दिया तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन दिखाएगा, और अगर मैंने उसे लीडिंग लोड की तरह दिखा दिया तो वो कैसा दिखाएगा, जीरो पावर फैक्टर दिखाएगा। मतलब आपका थीटा सेम ही है, पावर फैक्टर एंगल आपका एक ही है। तो एक्चुअल में उसने आपसे पूछा क्या है,
उसने आपसे ये पूछा है कि आपका भाई एक बात बताओ, मैक्सिमम के लिए आपका थीटा क्या था सर, दैट्स माय tan इनवर्स x बाई आर, ठीक है, ये था, ओके। और आपका जीरो के लिए अभी जो हम लोगों ने किया था उसके लिए आपका थीटा क्या आया था सर, वो मेरा थीटा आया था tan इनवर्स r बाई एक्स, यही मिला था कि नहीं मिला था। आपसे ये पूछा है कि ये थीटा की वैल्यू क्या हो अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब इसी थीटा पे ये भी मिले, इसी थीटा पे ये भी मिले, इन दोनों को इक्वल करना है तो आपका थीटा कितना होना चाहिए। यार एक बात बताओ, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, भाई आपका tan इनवर्स x बाई आर, ओके, और आपका tan इनवर्स r बाई एक्स, ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं सर, ये तो एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं जब r की वैल्यू किसके बराबर हो, x के बराबर हो। और कोई केस बन सकता है क्या, नहीं, और कोई केस नहीं बन सकता। r की वैल्यू अगर x के बराबर हो तो ही ये काम हो सकता है। अगर r की वैल्यू मान लो x के बराबर हो जाए तो आपका जो थीटा होगा, जो कि आपका क्या होता है tan इनवर्स x बाई आर या tan इनवर्स r बाई एक्स होता है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए r इक्वल टू एक्स, तो थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा सर tan इनवर्स 1। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, tan इनवर्स 1 बनेगा। और tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, 45 डिग्री, किसके बराबर होता है 45 डिग्री। तो आपका cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 45, भाई पावर फैक्टर cos थीटा ही होता है, और cos 45 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 किसके बराबर होता है 0.707 के बराबर होता है। क्लियर है नहीं है। तो अगर ये 0.707 का पावर फैक्टर अगर आपका कैसे लगा हुआ हो, लीडिंग में लगा हुआ हो, तो आपको जीरो वोल्टेज रेगुलेशन दिखाएगा, और अगर लैगिंग में लिखा हुआ हो तो आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन दिखाएगा। तो ये एक बार आपके एग्जाम में पूछ लिया था, ओके, 0.707 के बराबर। आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, ठीक है। इसके ऊपर और भी आप लोग क्वेश्चंस लगाना, आपको मजा आएगा, और होप सो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली तरीके से सोल्व हो जाएंगे। किसी भी फॉर्मूले को फॉर्मूले की तरफ से याद मत करो या उसको रटो मत, क्लियर है, उसको समझो कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला बताना क्या चाह रहा है। अगर तुम्हें वो चीज समझ में आ गई तो तुम्हें उसे फील आएगा, डेवलप करने में भी मजा आएगा, उसके क्वेश्चन सोल्व करने में भी मजा आएगा, ठीक है। और एग्जामिनर आपको कभी फंसा नहीं पाएगा, ओके। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अगर उससे रिलेटेड वैल्यू दे दी तो वो सोल्व कर लेते हैं, और अगर उसने कुछ भी एक्स्ट्रा पूछ लिया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो अगर तुम मतलब उसको अंदर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, उसके डेरिवेशन को किस तरीके से डेवलप होता है, क्या इसका बिहेवियर है, तो वो किसी भी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले, आप कभी भी फंसोगे नहीं, ओके। तो गुड नाइट, सब्बा खैर, मिलते हैं अगली क्लास में। आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा, ओके। और अगली क्लास में फिर से मिलेंगे उसी जोश और उसी जुनून के साथ में। बस पढ़ाई करते रहो, ओके, और हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, ओके। थैंक यू वेरी मच।